आज फिर अपन नए प्रश्न के साथ। नया प्रश्न क्या है? समांतर अक्ष प्रमेय लिखो तथा। तो देखो बच्चों, समांतर अक्ष प्रमेय पहले क्या लिखेंगे? समांतर अक्ष प्रमेय। अक्ष प्रमेय। अब इसको याद करने के लिए अपन को इसका सूत्र पहले याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए पहले? सूत्र। तो इसका सूत्र है आई। आई मतलब क्या बताया था मैंने? जड़ता को। क्या है? ये काय का चिन्ह है, बराबर का। फिर आई, फिर जड़त्वागुण। बट मैंने यहाँ लिख दिया CM, मतलब इसका होता है सेंटर ऑफ मास, या हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्यमान केंद्र। क्या बोलते हैं? प्लस, फिर ये काय का चिन्ह धन, फिर यहाँ लिखा M, और ये A²। ये सूत्र याद होगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण। आई को क्या बोलते हैं अपन? तो देखो यहाँ से लिखेंगे किसी का, इसका पहले क्या लिखेंगे? कथन लिखेंगे इसका, है ना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं कथन, स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि किसी पिंड का, मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण। किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण। परितः जड़त्व आघूर्ण। किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण। पहले लाइन समझ में आ गई? मतलब ये किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण, मतलब अपना आई, है ना। आगे यहाँ कामा लगाए, उसके कहाँ से? द्रव्यमान। क्या लिखा अपन ने? द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वागुण। गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वागुण। है ना। फिर से, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण, ये रहा। उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वागुण लिखा ना, पहले ही बता दिया था मैंने। फिर यहां लिखेंगे तथा पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान। पिंड के, क्या लिखा अपन ने? संपूर्ण द्रव्यमान। वह दोनों अक्षों के बीच की दूरी। देखो, दोनों अक्षों के बीच की, फिर क्या करा? के वर्ग के, क्या लिखा? वर्ग के, हाँ आ जाओ नहीं भगाए, आ जाओ। किसने बोला? तो आ जाओ, तुम तो आ जाओ। हाँ, दूरी के वर्ग के क्या होगा? गुणनफल के। क्या लिखा अपन ने? गुणनफल के। फिर से, फिर ये दोनों का गुणनफल हुआ, फिर क्या हुआ? योगफल के। फिर क्या है? बराबर होता है। देखिए कैसे याद करा मैंने, अभी हाल फिर बताता हूँ, एक बार फिर से देखेंगे।
ये क्या लिखा, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्वागुण लिखा ना, किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः मतलब आई, उसके द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वागुण मतलब ICM, तथा पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान, क्या लिखा, पिंड के व दोनों अक्षों के बीच की दूरी, दोनों अक्षों के बीच की के वर्ग के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इस सूत्र को याद करेंगे तो पूरा अपना ये जो स्टेटमेंट है याद हो जाएगा। अब अपन इसका चित्र बनाए, देखो कैसे, ये अपना क्या है, कोई भी दृढ़ पिंड है, क्या है ये, दृढ़ पिंड है। अब ये इस अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, ये कौन सी अक्ष है इसकी, AB, कौन सी अक्ष है ये, और ये इसके द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष है, ये इसको नाम दे दिया अपन CM। इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, A, दोनों अक्षों के बीच की दूरी कितनी। अब एक कोई पिंड है यहाँ पर, P कोई कण है, P क्या है, कोई जिसका द्रव्यमान कितना है, और इसकी दूरी कितनी यहाँ से, और ये इस बिंदु के कौन सा है, ये O, ये बिंदु कौन सा है, ठीक है ना, ठीक है बना, ठीक है ना। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे, देखो उत्पत्ति कैसे करेंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे माना, क्या लिखा अपन ने, माना कोई पिंड किस अक्ष के, AB अक्ष के परितः, AB अक्ष के परितः कौन सी गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति समझते हैं, दो प्रकार की गति होती है, वृत्ति गति और घूर्णन गति। जो उसके चारों ओर घूमता है उसको अपन कौन सी गति बोलते हैं, वृत्ति गति, है ना। और ये घूर्णन गति, और जब किसी अक्ष पर घूमता तो उसे वृत्ति गति, ठीक है ना। घूर्णन गति कर रहा है, इससे इस अक्ष से A दूरी पर एक अन्य अक्ष है, अन्य क्या है बच्चों, अक्ष है, तथा केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु कौन सा है, जिसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान m है, द्रव्यमान कितना है। तब कण P का AB अक्ष के परितः जड़त्वागुण, AB अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण। मैंने आप लोगों को कल जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा बताई थी, कितनी होती है, I बराबर सिग्मा mr स्क्वायर। अरे बताया था, जहाँ m क्या था, द्रव्यमान, और r क्या थी, वह दूरी जहाँ पर उस पिंड को अपन ने रखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अपन जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो I बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, m, फिर कितना आ जाएगा, a प्लस x का होल स्क्वायर। अरे ये समझ में आया। देखो जड़त्व आघूर्ण का मान निकाल रहे हैं अपन, सिग्मा mr स्क्वायर होता है, m तो द्रव्यमान होता है और r दूरी होती है। यहाँ द्रव्यमान m है और ये a प्लस x, इस p की अपन जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो यहाँ p a इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x, तो इन दोनों का ही होल स्क्वायर होगा। फिर आगे क्या करेंगे, अब I बराबर
क्या लिखेंगे, आई बराबर सिग्मा एम, आगे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस 2AX। ठीक, समझ में आया। ये क्या किया अपन ने, होल स्क्वायर कर दिया। अरे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे तो आई बराबर देखो कितना आ जाएगा, सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा एम ए एक्स, कितना आ गया, सिग्मा, है ना। अब मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई थी, एक तो गुरुत्व केंद्र और एक द्रव्यमान केंद्र। किसे कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना, मतलब उस पर आघूर्ण नहीं होगा। तो ये यहाँ जो है इसका मान कितना हो जाएगा, ये जो है इसका द्रव्यमान केंद्र है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सिग्मा एम ए एक्स बराबर कितना है, तथा आई सी एम बराबर सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, मतलब यदि अपन इस बिंदु से उसका पी का अगर आघूर्ण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आई सी एम। ये मान रख देंगे तो कितना आ गया, देखो आई बराबर सिग्मा एम ए स्क्वायर प्लस आई सी एम प्लस 0, या आई बराबर आई सी एम पहले लिख दें प्लस सिग्मा एम ए स्क्वायर। अगर अपन कहें सिग्मा एम बराबर कितना, कैपिटल एम, पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। और यही कौन सा प्रमेय अपना, समांतर अक्ष प्रमेय, यही समांतर अक्ष प्रमेय का, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। समांतर अक्ष प्रमेय लिखो, लंब अक्ष प्रमेय लिखो। आप जो अपने 11th वाले जो बच्चे जितने भी हैं पूर्व छात्रों से पूछोगे तो कहेंगे जरूर परीक्षा में आएगी, 100% परीक्षा में आती, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, हाँ, गुणन गति में गति के समीकरण लिखो और सिद्ध करो। बढ़िया प्रश्न है, इसको भी हल करेंगे। मिटा दूं, अरे लिख लिया सबने, तो इसको देखिए, अगला प्रश्न देखिए, लिखो घूर्णी गति में गति के समीकरण लिखो तथा सिद्ध करो। घूर्णी गति में गति के समीकरण लिखो एवं सिद्ध करो। है ना, किस में करना है, घूर्णी गति में गति। देखो घूर्णी गति में गति के समीकरण निम्नलिखित है। प्रथम समीकरण क्या लिखेंगे, है ना, तो यहां लिखें माना प्रथम समीकरण सिद्ध करें। इधर देखना बच्चों, प्रथम समीकरण। अब पहले अपन को यह मालूम होना चाहिए कोणीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय वेग, है ना। कोणीय वेग को कोणीय विस्थापन की, इसको काय से लिखते हैं अपन, ओमेगा से, है ना। तो लिखे माना कोई कण, माना कोई कण, कोई कण किसी अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः कौन सी गति कर रहा है बच्चों, घूर्णी गति कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है, कर रहा है। इसका प्रारंभिक कोणीय वेग, इसका प्रारंभिक कोणीय वेग, प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है, ओमेगा 0। ओमेगा के सफिक्स में कितना लिख दें,
तथा t समय बाद कण का वेग कितना हो जाता है? ओमेगा हो जाता है। कितना हो जाता है? ओमेगा हो जाता है। ठीक है। माना कोई कण किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है, उसका प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है? ओमेगा 0, और t समय बाद कितना हो जाता है? ओमेगा हो जाता है। ठीक है ना। तो लिखें कोणीय त्वरण की परिभाषा से, क्या लिखेंगे? कोणीय त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से क्या है कोणीय त्वरण की परिभाषा? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। और काय से लिखते हैं इसे? अल्फा से। तो देखो बच्चों, अल्फा बराबर वेग में परिवर्तन ओमेगा बटे ओमेगा 0, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बटा टी। ठीक है। वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे तो आ जाएगा। अब इसका गुणा इधर करते हैं तो देखो कितना आ गया? अल्फा टी बराबर कितना? ओमेगा माइनस ओमेगा 0। अब इसको इधर ले आए तो ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी बराबर कितना? या ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। यही घूर्णी गति में गति का प्रथम समीकरण है। यही ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, यही घूर्णी गति में गति का प्रथम समीकरण है। यही घूर्णी गति में गति का कौन सा समीकरण है? प्रथम समीकरण। अब दूसरा समीकरण। अब कौन सा समीकरण? द्वितीय समीकरण। देखिए कैसे करेंगे। यहां लिखेंगे द्वितीय समीकरण। माना कोई कण किसी अक्ष के परितः क्या कर रहा है बच्चों? घूर्णी गति कर रहा है। ठीक है ना। इसका प्रारंभिक वेग कितना है? ओमेगा 0। माना कोई कण किसी अक्ष के परितः कौन सी गति कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है। इसका प्रारंभिक वेग कितना है? ओमेगा 0, तथा t समय बाद कण का कोणीय वेग कितना हो जाता है? कण का वेग कितना हो जाएगा? ओमेगा हो जाता है। तो अब यहां देखना आप, औसत वेग क्या लिखेंगे? औसत वेग बराबर, अपने पास दो वेग हैं, औसत निकालना है तो क्या कर देंगे? ओमेगा 0 प्लस बटे, आएगा ना। ठीक है। और हम यदि बात करें तो हमने वेग को कैसे परिभाषित किया था? वेग बराबर कितना होता है बच्चों? विस्थापन बटा, ऐसे लिखा था ना। अरे ऐसे ही लिखा है। अगर मैं कहूँ विस्थापन निकालोगे तो कितना आ जाएगा? देखो, विस्थापन बराबर वेग गुणित समय, कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है? तो यहां लिखेंगे कोणीय विस्थापन। क्या लिखेंगे अपन? कोणीय विस्थापन को अपन काय से लिखेंगे? थीटा बराबर क्या होगा? औसत वेग। क्या लिखा? औसत वेग गुणित समय। ठीक है ना। कोणीय विस्थापन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? यहां से देखिए, ये विस्थापन बराबर वेग गुणित समय है, तो यहां कोणीय की बात कर रहे हैं तो यहां क्या आएगा? कोणीय विस्थापन बराबर, समझ में आ गया। अब अपने पास थीटा बराबर औसत वेग कितना है बच्चों? ओमेगा 0 प्लस ओमेगा बटे 2 गुणित कितना बच्चों? टी। समझ में आया?
अरे समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ने कहा था प्रथम समीकरण से, पीछे लिखेंगे प्रथम समीकरण से। क्या थी प्रथम समीकरण? ओमेगा बराबर, समझ में आ रहा ना? अब यहाँ सिद्ध किया अपन ने, तो इस ओमेगा की जगह मान रख देंगे। तो देखो थीटा बराबर ओमेगा 0 प्लस ओमेगा 0 प्लस कोष्टक बंद बटे कितना, गुणित कितना है, ठीक है? अरे समझ में आया? ओमेगा का मान रखा। अब आगे और हल करें। थीटा बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ गया 2 ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी बटे कितना, गुणित कितना, ठीक है ना? अब अलग अलग कर दें तो थीटा बराबर 2 ओमेगा 0 बटा 2 प्लस अल्फा टी बटा गुणित कितना, तो ये टी से 2 से 2 कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास? देखो अब गुणा कर रहे हैं पर अंदर, ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। यही किसका समीकरण है बच्चों? घूर्णी गति में गति का दूसरा समीकरण है। यही घूर्णी गति में गति का दूसरा समीकरण है। यही घूर्णी गति में, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, दिक्कत आ रही हो फर्स्ट पे आ जाओ। यही घूर्णी गति में गति का द्वितीय समीकरण है। अब कौन सा करना? तृतीय समीकरण, थर्ड इक्वेशन। आ जा, आगे आ जा, हाँ आ जा। तीसरा समीकरण, कौन सा समीकरण करना आप? देखो तीसरा समीकरण तृतीय, यहां लिखेंगे तीसरा समीकरण। देखो माना कोई कण, देखिए यहां से देखिए, माना कोई कण किसी अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है, लिखना ही है। तो इसका प्रारंभिक वेग तथा टी समय बाद कण का कोणीय वेग कितना हो जाता है? ओमेगा हो जाता है। तो औसत वेग, ठीक है, औसत कैसे निकालें? दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। कोणीय विस्थापन पीछे लिख रखा है ऐसा कैसे ही। अब यहां तक तो अपन को ऐसे ही करना है, ठीक है ना? यहां तक तो कोई चेंजेस करना ही नहीं। अब आगे देखिए, आप आगे क्या करें? प्रथम समीकरण से अगर अपन इसको हल करेंगे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बराबर कितना गया, ये समझ में आया? पीछे आगे लाए तो ओमेगा 0 माइनस हो जाएगा। यहाँ से अपन क्या करें, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 बटे अल्फा बराबर कितना गया, मतलब इधर गुणा हो रहा तो इधर आके भाग लग जाएगा। अरे समझ में आ रहा ना? अब टी का मान कहाँ रख दें? यहाँ रख देंगे। तो देखो थीटा बराबर कितना आ गया, ओमेगा 0 प्लस ओमेगा अपान कितना है 2, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपान अल्फा, ठीक है ना? ये समझ में आया टी का मान सबको? अब क्या करेंगे, इनका कोष्टक खोलेंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर, यहाँ अगर इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 का स्क्वायर अपान 2 अल्फा। क्योंकि आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस, ये सूत्र यहाँ पर लगाया अपन। इसका गुणा इधर कर देंगे, 2 अल्फा थीटा बराबर कितना, ओमेगा स्क्वायर माइनस, अब इसको आगे ले लेंगे तो ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यही घूर्णी गति में गति का
तीसरा समीकरण है जो मैंने आपको बताया है, सिद्ध कराया, ठीक है ना।